एसएसबी की हम जो नई एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें वो कहा था कि फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की आप तैयारी कर रहे हो, पटवारी की कर रहे हो, सुपरवाइज़र फीमेल सुपरवाइज़र की कर रहे हो, फॉरेस्टर, वाइल्ड लाइफ गार्ड, जूनियर असिस्टेंट, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो अपकमिंग एग्ज़ाम की, तो आपकी ये सीरीज़ बड़े काम आने वाली है। तो इसका आज डे 2 आपके सामने आ रहा है। तो आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, यहाँ पर कहा जा रहा है। एक बार फिर से ये वो सभी वो क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में जो 40 क्वेश्चन का सेट आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ, और इस 40 में से अप्रॉक्सीमेट 32 या 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लास्ट के 3-4 सालों में एग्जाम में आए हुए हैं, चाहे वो जेकेएसएसबी के हो, चाहे वो एसएससी के सीजीएल लेवल के एग्जाम के हो ना, चाहे सीएचएसएल लेवल के एग्जाम के हो ना हो। और बाकी जो 4-5 या 8-10 को 8-7-8 क्वेश्चन बचे होंगे वो मैंने खुद से बनाए इस बार। तो यहाँ पर कहा जा रहा है महात्मा गांधी जी ने कहा था अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक। ये इन्होंने किसके बारे में कहा था, किस प्रपोजल के बारे में कहा था? साइमन कमीशन के बारे में, या फिर क्रिप्स मिशन के बारे में, या फिर कैबिनेट मिशन के बारे में, या फिर वेवल प्लान के बारे में? तो महात्मा गांधी जी ने ये किसके बारे में कहा था, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो क्रिप्स मिशन को लेकर महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा था। क्रिप्स मिशन की बात करें, जो कि आप सभी को पता है 1942 में भेजा गया था इंडिया में, है ना, वर्ल्ड वॉर का टाइम चलता है, प्रपोजल लेकर सामने आ रहे थे। तो इस पर महात्मा गांधी जी ने ऐसा कहा था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके जो हेड थे वो कौन थे? स्टीवर्ट क्रॉप्स का नाम करेक्ट कहा जाता था, तो वो उसके हेड था वहाँ पर। फिलहाल इंपॉर्टेंट ये है कि क्रिप्स मिशन के लिए यूज़ करा गया था। ये जो लाइन आपके सामने आ रही है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड बिलो आइडेंटिफाई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द रेन ऑफ महाराजा हरि सिंह। जब महाराजा हरि सिंह का टाइम पीरियड चल रहा था, उस टाइम पीरियड पे जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्योंकि पहले प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, वही पोजीशन बाद में जाके तो चेंज हो गई थी, है ना। तो जब प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे महाराजा हरि सिंह के टाइम पीरियड पर, वो कौन हुआ करते थे? पृथ्वीनाथ दर, मुफ्ती मोहम्मद सईद, मेहर चंद महाजन या मियाँ बशीर अहमद? तो मेहर चंद महाजन जी की बात करेंगे। जब हरि सिंह जी का टाइम पीरियड चल रहा था तब इन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, जब वो एक तरह से डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ पे जाना है, किस तरफ जाना है, इस तरह से करके। तो मेहर चंद महाजन जी उस टाइम जो है वो जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे, और टाइम पीरियड से 1947 से लेके 1948 तक का टाइम पीरियड था जब ये प्राइम मिनिस्टर बने रहे थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। आगे चलते हैं। आज के थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इंडिया इन जैवलिन थ्रो? इनमें से कौन ऐसे जो इंडिया को जैवलिन थ्रो में रिप्रेजेंट करता है? सुमित अंतिल, किशोर जिनाय, नीरज चोपड़ा, इनमें से सभी के सभी। तो नीरज चोपड़ा आपने नाम सुना तो ज़रूर कि जैवलिन थ्रो में जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कई तरह के रिकॉर्ड उन्होंने ब्रेक करे थे इस बार। लेकिन ये सभी के सभी प्लेयर जो जैवलिन थ्रो को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैवलिन थ्रो से कनेक्टेड 3 नाम आज आपने सीख लिया, अगर आपको नहीं पता था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज सर्व्ड एज द लास्ट प्राइम मिनिस्टर एंड द फर्स्ट सीएम ऑफ जम्मू कश्मीर? इनमें से कौन ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के लास्ट पीएम थे और पहले चीफ मिनिस्टर थे? बख्शी गुलाम मोहम्मद, सैयद मीर कासिम, गुलाम मोहम्मद सद्दीकी, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला। तो देखो यहाँ पर आपने अगर वीडियो नहीं देखी, एक बार जाके वीडियो देखिएगा। जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से वीडियो होगी, ठीक है। आप लिखिएगा जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन, सामने जेके लेटेस्ट इन्फो ऐड कर देना, आपको वो वीडियो दिख जाएगी। वहाँ पर आपको बताया था, वहाँ पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि 1965 में की अगर हम बात करें, जब ये इफेक्ट में आया था इंसिडेंट, जो भी हमारे सामने बात आती है, 6th अमेंडमेंट लाया गया था जम्मू कश्मीर के संविधान में, जहाँ पे कहा गया था कि आज के बाद प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट नहीं रहेगी, आज के बाद सीएम की पोस्ट हो जाएगी। तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे जब ये सब कुछ आपके सामने आ रहा था? गुलाम मोहम्मद सदीक उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। अब कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो सीएम कहलाए जाएंगे। तो यही रीज़न है कि उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? गुलाम मोहम्मद सदीक। तो इनको बोलते लास्ट पीएम, और ये पहले सीएम बन गए थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, आपके सामने आ रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल लीडर्स सर्व्ड एज सदर रियासत एंड ऑल्सो द फर्स्ट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? देखो ये ऐसे हैं जो कि सदर रियासत रह चुके थे और पहले गवर्नर बने जम्मू कश्मीर के। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन चेंज करके सीएम बना दी जम्मू कश्मीर में, वैसे ही सदर रियासत की पोजीशन हुआ करती थी, वो पोजीशन चेंज करके गवर्नर की पोजीशन बना दी थी। तो उस टाइम पीरियड पर जो सदर रियासत थे वो कौन थे? अगर हम बात करेंगे, वो थे उस टाइम पे करण सिंह जी की बात करेंगे। तो करण सिंह जी की बात करेंगे, उस टाइम पे सदर रियासत है, तो पोजीशन चेंज कर दी गई, इसी वजह से ये जो है पहले गवर्नर बन गए जम्मू कश्मीर के। तो 1965 को टाइम पीरियड था, आपको पता होना चाहिए। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989, अगर हम जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 की बात करेंगे,
इसके अकॉर्डिंग जो हल्का पंचायत की हम बात करते हैं तो हल्का पंचायत के सेक्रेटरी कौन होंगे? कोई भी पर्सन जिन्हें हल्का पंचायत बोलेगी कि हाँ ये मतलब हमारे सेक्रेटरी होंगे, वो उन्हें सेक्रेटरी माना जाएगा। ये जो BDO होगा मतलब ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होंगे, उन्हें सेक्रेटरी माना जाएगा हल्का पंचायत का। या कोई विलेज लेवल वर्कर को सेक्रेटरी माना जाएगा, या पंचायत कोई ऑफिसर है तो विलेज लेवल वर्कर या मल्टीपर्पज़ वर्कर जैसे कहा जाता था, VLO जैसा पंचायत सेक्रेटरी कह रहे हैं, आज एग्जाम में होता है इसका। तो ये कौन होंगे? ये सेक्रेटरी होंगे हल्का पंचायत के। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन? इनमें से कौन जो है वो पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी यूरोपियन कमीशन की? अब यूरोपियन कमीशन की बात करेंगे, आपके एग्जाम में सिलेबस में ऑर्गेनाइजेशन में मेंशन, आपको वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोपियन कमीशन के हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ब्रुसेल्स यानी कि बेल्जियम में इसके हेडक्वार्टर्स आते हैं। पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए, हेडक्वार्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अब पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी यूरोपियन कमीशन की, आपसे ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल रहा है। ये वॉन डर लियन आपको नाम देखने को मिला, उर्सुला वाला, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। कहा जा रहा है दानिदर फोर्ट की बात करेंगे जो कि हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है। ये जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? देखो दानिदर फोर्ट की बात करेंगे, पुंछ, राजौरी, अनंतनाग या फिर बारामूला, तो राजौरी में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कहा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग इज द इनपुट डिवाइस यूज्ड स्पेशली फॉर चेकिंग द आंसर शीट्स ऑफ एन एग्जामिनेशन हैविंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस? एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो क्या इनपुट यूज़ करा जाएगा अगर आपको आंसर शीट्स वगैरह वो चेक करना है, आंसर वगैरह चेक करने? तो आपका एग्जाम किस में होता है? OMR में होता है ना, फिर वही इनपुट के तौर पे काम करता है, तो OMR एग्जाम हम बोलते हैं। तो ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस बी इन MS वर्ड? अगर आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हो, कंट्रोल के साथ बी को अगर आप प्रेस करते हो तो उससे क्या हो जाएगा? क्या ये जो सिलेक्टेड टेक्स्ट है उसे बोल्ड कर देगा, या इटैलिक्स में लेकर आएगा, या अंडरलाइन कर देगा टेक्स्ट को, या फिर टेक्स्ट का कलर चेंज करके ब्लू कर देगा? तो कंट्रोल प्लस बी क्या करता है? जो भी टेक्स्ट आप सिलेक्ट करो उसे बोल्ड करने का काम करता है ना, डार्क हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ JPEG विद रिस्पेक्ट टू इमेज फाइल फॉर्मेट्स? JPEG की फुल फॉर्म क्या होती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। अब इमेजेस का फॉर्मेट देखते हो कि JPEG होता है, तो JPEG के फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर आपसे वो पूछा जा रहा है। तो जॉइंट फोटो एक्सपर्ट्स ग्राफिक्स, या फिर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, या जॉइंट फोटो एक्सपर्ट्स ग्रुप, क्या दो मैंने सेम कर दिया क्या, है ना? अच्छा यहाँ पे ग्राफिक्स किया हुआ है। या फिर जॉइंट फोटो एफिशिएंट ग्रुप, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको वो बताना है। तो देखो यहाँ पर जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ये ऑप्शन नंबर बी। आप देखो ऑप्शन इस तरह से दिया हो तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इस तरह से जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से एक फॉर्मेट PNG वाला भी रहता है, तो PNG की फॉर्म पूछेगा तो वो क्या हो जाएगा? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, इस तरह से याद कर लेना। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे। कहा जा रहा है वेक्टर बॉर्न डिजीज़ जो होते हैं वो 17% जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ के कारण वही बनते हैं, जिसके कारण लगभग 7 लाख के आसपास डेथ होती है हर साल। तो इनमें से कौन सी डिजीज़ ऐसे जो वेक्टर बॉर्न नहीं है, आपसे वो पूछा जा रहा है ना। ये 4 डिजीज़ के नाम दिए गए। कॉलरा की बात करेंगे, ये वेक्टर बॉर्न डिजीज़ नहीं है ना, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन आप एक तरीके से कह सकते हो। तो ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वेक्टर बॉर्न में नहीं आएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। अगर जो आपको पता है कॉलरा होता है कि जैसे आप गंदा पानी पी लोगे या फूड वगैरह इस तरह से खा लोगे तो कॉलरा से डिजीज़ सामने आती है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। अर्थिंग वायर जो होती है AC पावर सर्किट में यूज़ करी जाती है ना, ग्राउंडिंग करने के लिए। अर्थिंग जो वायर होती है उसका कलर क्या होना चाहिए? BIS कोड के अकॉर्डिंग, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अर्थिंग वायर का जो कलर है वो क्या होना चाहिए? ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आपको बताना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखो ग्रीन भी कर सकते हो, येलो भी कर सकते हो, तो अर्थिंग वायर का कलर आपके सामने ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। जहाँ पर बात आती है एक इंपॉर्टेंट कलर रेड, BI स्टैंडर्ड की बात करूँगा। रेड कलर जो लाइव वायर के लिए यूज़ करेंगे, जो ब्लैक कलर है वो न्यूट्रल के लिए यूज़ करेंगे। तो इस तरह से कलरिंग आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है इन ह्यूमंस की बात करेंगे 13 विटामिन है जो कि हेल्दी लिविंग के लिए बड़े ज़रूरी हैं। ब्लीडिंग ऑफ गम्स की बात करेंगे, या फिर वाउंड्स की बात करेंगे, जख्म हो जाते हैं हील करने में टाइम लग जाता है, ये कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है, आपसे वो पूछा जा रहा है। तो विटामिन C, हम स्कर्वी सुनते हैं ना डेफिशिएंसी डिजीज़, तो विटामिन C ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। उससे पहले ये हमारा यूट्यूब चैनल है,
यहाँ पर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर ही प्लेलिस्ट बनी है एक, उस प्लेलिस्ट में आपको JKSSB एग्ज़ाम क्वेश्चन के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में जाना है, जो भी वीडियोस मैं अपलोड कर रहा हूँ ये सारी वहाँ पर ऐड होती जाएंगी, नई वीडियोस भी उसी प्लेलिस्ट में ऐड होंगी। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सीरीज़ करवाई थी वो सभी भी वहाँ पर आपको मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम हमारा JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट होगा यहाँ पर मिलता रहता है। जो भी आपको क्वेश्चन वगैरह करवा रहे हैं उनकी PDF आपको चाहिए तो JK लेटेस्ट इन्फो के नाम से टेलीग्राम है, वो ज्वाइन कर लेना, वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा। बाकी फाइनेंस की टेस्ट सीरीज़ अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, या फॉरेस्टर का फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, या बाकी और कोई कोर्स है और कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको उनके लिंक वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। कहा जा रहा है हु अमंग द फॉलोइंग होस्टेड द फर्स्ट वुमेन्स कबड्डी लीग, इनमें से किन्होंने जो है वो पहली जो वुमेन कबड्डी लीग वो होस्ट करी थी। इंडिया, दुबई, श्रीलंका, बांग्लादेश। इसे इंडियन वुमेन कबड्डी लीग का नाम भी दिया गया था। 2023 में ये हुई थी और इसे जिसने होस्ट करा था वो इंडिया नहीं था, वो दुबई था। तो पहली वुमेन कबड्डी लीग कहाँ पर हुई? दुबई में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो फाइनल था वो कोलकाता और पंजाब के बीच में होता, विनर वहाँ पे कोलकाता रहा था। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? 4 आपको ऑप्शन दिए गए में से पहले वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के कौन से थे आपको वो बताना है। तो एस राधाकृष्णन थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल? इनमें से कौन है जो सबसे पहले नॉर्थ पोल में पहुंचे थे? रॉबर्ट पियरी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लेम करते हैं कि 1909 में ये गए थे, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं और एस राधाकृष्णन की बात करेंगे। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट बर्थ 1952 का वो टाइम पीरियड था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अगर आपको वीडियो सही लग रही है। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिलेगा तो क्वेश्चन 40 की जगह 15 में आना स्टार्ट हो जाएंगे, बट रिस्पॉन्स चाहिए। द फेमस लोहार देवता टेम्पल जो जम्मू कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? लोहार डायनेस्टी आपने पढ़ा था पुंछ वाले साइड की, तो पुंछ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रिवर ऑफ कठोर डिस्ट्रिक्ट। कठोर रिवर की इनमें से एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिवर है और रावी नदी की ट्रिब्यूटरी भी है। इस रिवर का नाम बताओ क्या हो जाएगा? तो इस रिवर को हम उज रिवर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़? कौन से न्यूट्रिएंट जो है वो टिश्यूज़ के रिपेयर का या ग्रोथ के लिए बड़ी ज़रूरी होती है? प्रोटीन्स को बोलते हैं ना बिल्डिंग ब्लॉक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे। कहा जा रहा है कि जो इनडायरेक्ट फॉर्म है इसे मतलब वो करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म सेलेक्ट करनी है। देखो, ली सैड टू हिज वाइफ, तो सैड टू तो टोल्ड में चेंज हो जाता है, वो सभी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। इन्वर्टेड कॉमर्स को हटा के दैट लगाना पड़ेगा, वो इसको छोड़ के बाकी सभी ऑप्शन में देखने को मिल रहा है ना। तो आई एम का ही वॉज, इज एम आ रहा है तो वो वॉज वर्ब में चेंज हो जाता है, तो इसमें वॉज वर्ब की जगह हैज़ बीन आ गया, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो ही वॉज सब जगह देखने को मिल रहा है। टुडे चेंज होता है दैट डे में, तो वो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और सभी फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का कोर्स भी अवेलेबल है जहाँ पर वीडियोस अपलोड होती जा रही हैं। इवन फॉरेस्टर का कोर्स भी है, वो भी वहाँ पर भी वीडियोस अपलोड होती जा रही है, वो सब ज्वाइन कर सकते हो। वाइल्ड लाइफ का भी ऑलरेडी कंप्लीट है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। सभी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की बात करेंगे। ये जो ईडियम फ्रेज है एज हार्ड एज नेल्स, इसका मतलब क्या होता है आपको बताना है। एज हार्ड एज नेल्स हम यूज़ करते हैं जब कोई फिजिकली मेंटली टफ होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कोडिंग लैंग्वेज है, वहाँ पे बोल्ट की कोडिंग है 2965 करी गई है। फिर DOLE की कोडिंग इस तरह से करी गई है। TADY की कोडिंग इस तरह से करी गई, तो MASB की कोडिंग भी करी गई है। बताना है BTO की कोडिंग क्या हो जाएगी। देखो, अगर पहले B पे फोकस करते हैं तो B हमें बोल्ट में देखने को मिल रहा है, B हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है MASB में। तो एक ही वर्ड कॉमन है यहाँ पर और यहाँ पर, तो उनकी कोडिंग में भी एक ही वर्ड कॉमन होना चाहिए। तो 2965 और 4819 में कॉमन क्या है? 9 कॉमन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब B की कोडिंग हो जाएगी 9। ये क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। फिर T आपको देखने को मिल रहा है, तो T कहाँ कहाँ कॉमन है? BOLT में भी T है और TADY में भी T है, इन दोनों में T ही कॉमन है। तो 2965 और 0368 में कॉमन क्या आपको देखने को मिल रहा है? 6 कॉमन देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो 96 से स्टार्ट होगा, सॉरी, और ऑप्शन नंबर ए में ही 96 देखने को मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। कहा जा रहा है इफ़ P मीन्स, अगर P का मतलब मल्टीप्लाई है, Q का मतलब प्लस है, R का मतलब डिवाइड है और S का मतलब माइनस है, तो बताओ इस इक्वेशन का मतलब क्या हो जाएगा। अगर मैं सॉल्व करूं, R की जगह डिवाइड लगाना पड़ेगा, तो 56 डिवाइडेड बाई 8 ये तो 7 बन जाएगा, इसको मैं ऐसे ही रख देता हूँ। फिर Q की जगह मुझे प्लस लगाना पड़ेगा, फिर 13 में लिख देता हूँ। S की जगह मुझे क्या करना पड़ेगा? S का मतलब माइनस है तो माइनस में लगा देता हूँ। फिर 42
लिख देता हूँ। फिर आर है, आर का मतलब डिवाइड है, तो आर का मतलब डिवाइड है, डिवाइड बाई 21 करना पड़ेगा। और पी का मतलब मल्टीप्लाई होता है, और 5 का बोर्ड मास में डिवाइड होता है ना, फिर तो डिवाइड यहाँ पे भी डिवाइड में करूँगा तो 7 + 13 वैसे ही आ जाएगा, -42 डिवाइड 21 कितना आ जाएगा, 2 बच जाएगा, इंटू 5 आ जाएगा। अब बोर्ड मास में पहले मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ये 10 आ जाएगा, 3 7 20, 20 में से 10 माइनस करके 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपको देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनी है रीजनिंग की, JKSSB वाली है, VLW वाली, वहाँ पर आप जाके देखो वीडियोस, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अरेंज द गिवन वर्ड्स इन द सीक्वेंस, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपने इनको अरेंज करना है, डिक्शनरी के पैटर्न में अरेंज करना है। तो देखो सभी वर्ड्स में स्टार्टिंग में MANG देखने को मिल रहा है, नहीं सब में नहीं, MAN तो सब में देखने को मिल रहा है। तो पहले 3 से तो हम आंसर बता नहीं सकते कि आंसर क्या आने वाला है ना, पहले 3 से हम बता नहीं सकते, हमें आगे की तरफ फोकस करना पड़ेगा। अब अगर हम पहले दूसरे तीसरे ऑप्शन की बात करें, वो G से स्टार्ट हो रहे हैं, और 4th और 5th तो A से स्टार्ट हो रहे हैं, इसका मतलब स्टार्टिंग में इन दोनों में से कोई आएगा। तो देखो यहाँ पे MANAGE दोनों जगह कॉमन है, बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो पहला होगा वो 4 होगा, तो सारे 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। 4 के बाद 5 आना चाहिए, 4 के बाद 5 सब जगह आ रहा है, तो यहाँ से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अब इन तीनों में से कौन सा पहले आएगा, G तो तीनों जगह कॉमन है, वहाँ से भी हमें पता नहीं लगेगा। आगे चलते हैं, यहाँ का फर्स्ट लेटर E है, यहाँ का O है और यहाँ का O है, तो E आता है 5th नंबर पे, O आता है 15th नंबर, इसका मतलब पहले ये वाला आने वाला है। तो 4 5 के बाद 1 आना चाहिए, 4 5 के बाद 1 आपको ऑप्शन नंबर बी में भी मिल रहा है और डी में भी मिल रहा है। आगे चेक करते हैं, MANG, यहाँ पर O बचा, यहाँ पे R बचा, O आता है 15 नंबर पे, R आता है 18th नंबर पे, मतलब पहले सेकंड वाला आना चाहिए। तो 4 5 1 2 वाला पैटर्न हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, 4 5 1 2 वाला पैटर्न ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करेंगे, मिसिंग नंबर आपको बताना क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पे पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, आपको नंबर सीरीज कराया भी अभी कुछ दिन पहले, 1 2 दिन पहले। 10 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करो तो 10 आ जाता है, 10 को 2 से मल्टीप्लाई 20, 20 को 3 से करोगे 60, 60 को 4 से, तो पैटर्न समझ आ रहा है। इसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करना था, तो 5 4 है 20, तो 1200 आपको देखने को मिलेगा, वो ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें, कहा जा रहा है कोडिंग लैंग्वेज है, उस कोडिंग लैंग्वेज में BOUCL है, E है, इसकी कोडिंग AJYSKZ करी गई है। तो बताओ BOUDIN की कोडिंग क्या करी जाएगी, है ना। तो BOU की कोडिंग देखो यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा। देखो एक अगर आप चीज़ फोकस करोगे तो BOU यहाँ पर भी है, BOU यहाँ पर भी है, और यहाँ पर SKZ है, यहाँ पर भी SKZ आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है ना SKZ, यानी कि जो स्टार्टिंग में 3 लेटर इसकी कोडिंग लास्ट में करी गई है, कुछ इस तरह का पैटर्न चल रहा है। तो यहाँ से थोड़ी सी हिंट हमें मिल गई थी, बट फिर भी हम एक बार पैटर्न पहचान लेते हैं, पैटर्न क्या चल रहा है। देखो यहाँ पर आपको B देखने को मिल रहा है, B कौन से नंबर पे आता है, B एक तरह से दूसरे नंबर पे बोल लो या 28 नंबर पे बोल लो। 28 से अगर आप 2 स्टेप पीछे जाओगे तो 26 आता है ना, -2 किया आपने तो Z पे आ गए, 26 नंबर पे आ गए। वैसे ही O 15th में आता है, और यहाँ पे फिर 11 दिया हुआ है, तो 15 से 11 कैसे जा सकते हो, -4 करने पे। तो पैटर्न समझ आ रहा है, पहले आपने -2 किया, फिर -4 किया, इसमें से -2 करके जो आंसर है वो लास्ट में लिख दिया, इसमें जो -2 करा फिर वो इधर आते जाएंगे, इस तरह से चल रहा है। फिर U आता है आपको पता 21 नंबर पे, और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे S आता है 19th नंबर पे, है ना। तो फिर से क्या किया हुआ है, -2 -4, फिर से -2 कर दिया हुआ है। C आता है तीसरे नंबर पे, या आप 29 नंबर बोलो, फिर 29 में से अगर आप 4 माइनस करोगे 25 आ जाएगा, 25वें नंबर पे Y आता है। तो पैटर्न क्या है, -2 -4 -2 -4, बस अपोजिट में लिखते जाना है। वैसे यहाँ पे भी चल रहा था -2 -4 -2, ये करते करते SKZ तो सेम टू सेम यहाँ पे आ जाना था इसकी तरह, वो तो आ गया था। आपने -2 किया, -4 किया, -2 किया, अब आपको -4 करना था, तो D तो आता है एक तरह से 30 नंबर पे, तो -4 करके 26 आ जाएगा, तो Z आ जाएगा, तो 4th नंबर पे Z आना चाहिए। तो हमें ये ऑप्शन नंबर C में देखने को मिल रहा है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पैटर्न यहाँ पे ये वाला फॉलो हो रहा था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे, सीरीज़ को कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पर आपको पहले P देखने को मिल रहा है, P है तो यहाँ पर भी P आएगा आंसर में। आगे चलते हैं, H आता है 8th नंबर पे, D आता है 4th नंबर पे, 4 माइनस करा जा रहा है। फिर यहाँ से अगर मैं 4 माइनस करूँगा तो Z आ जाएगा, Z 26 नंबर पे आता है, 4 माइनस करूँगा 22, 22 में 4 माइनस करूँगा 18, तो कितना क्लियर होगा, PZ से हमारा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है। आगे चलते हैं, देखो D की बात करेंगे, D आता है 4th नंबर पे, 4th नंबर बोलो 30 नंबर बोलो, एक ही बात है। फिर V आता है 22वें नंबर पे, यानी कि -8 किया हुआ
है ना। तो फिर v आता है 22वें नंबर पे, 22 में से अगर मैं 8 माइनस करूँगा तो 14 आ जाएगा। 14 नंबर पे क्या आता है, n आता है, तो p z फिर n हमारे पास आने चाहिए। वेरीफाई कर लेते हैं, n आता है 14 नंबर पे, 8 में माइनस करूँगा तो 6 नंबर पे क्या आता है, f आता है। तो पैटर्न बिल्कुल सही जा रहा था। फिर आगे चलते हैं, t आता है 20वें नंबर पे, h आता है 8वें नंबर पे, तो 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8 आ रहा है। अब क्या कहानी चल रही है, -12 करने की। तो वैसे ही h में से अगर मैं वो माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, v आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पैटर्न क्या था, है ना, पैटर्न समझ आ रहा है ना, पहले सेम टू सेम लिखा हुआ था, फिर 4 माइनस कर रहे थे, फिर 8, फिर 12, फिर ये वाला पैटर्न चल रहा था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कहा जा रहा है पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए फोटो, फोटो की तरफ पॉइंट करते हुए अ लेडी, एक लेडी की फ़ोटो की तरफ पॉइंट करते हुए पवन बोलता है। पवन क्या बोलता है, एक फ़ोटो है लड़की की, उसको देखते हुए पवन बोलता है कि ये जो लड़की है, पवन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है ये जो लड़की है ये सिस्टर है, बट किसकी सिस्टर है, मेरी मदर की डॉटर की। मेरी मदर की डॉटर मतलब मेरी बहन की सिस्टर है ये लड़की फ़ोटो वाली। तो बताओ ये लड़की पवन की क्या लगेगी, पवन की तो बहन ही लगेगी ना वो भी। फिर ऑप्शन नंबर सी सिस्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते, इसको नहीं समझ आता वीडियो से जाके देखो, रीजनिंग की प्लेलिस्ट है। विच अमंग द फॉलोइंग इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इनमें से कौन सी पीक ऐसी जो सबसे ऊंची अंडमान निकोबार आइलैंड्स में आती है, आपसे वो पूछा जा रहा है ना। तो सैडल पीक ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और ये नॉर्थ अंडमान वाली साइड में आ जाती है। सैडल पीक की बात करेंगे, 732 मीटर की इसकी हाइट आ जाती है। ऑन लर्निंग अबाउट द जलियांवाला बाग, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब उसके बाद किन्होंने अपना नाइटहुड का जो टाइटल है वो लुटा दिया, वापस रिटर्न कर दिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 32 की बात करेंगे। विच डांस इज परफॉर्म बाय वुमेन ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की वुमेन की तरफ कौन सा डांस परफॉर्म कर जाता है, लावनी। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इंडिया की कौन सी है, गोदावरी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो के एंड में बताना है कि 40 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और वीडियो को शेयर भी करना, और ये भी बताना आप कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जिसके ज़्यादा कमेंट आएंगे मैं ज़्यादा क्वेश्चन उस वाले एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से लाया करूँगा, समझ गए हो। अगर ऐसे कमेंट ही नहीं आएगा, मुझे पता नहीं लगता, तो मैं एक ही एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से लेकर आ रहा हूँ। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चेंज कर गया था, आपकी नया नाम क्या रखा गया, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्रिय डांस की बात करेंगे, कौन सी जगह से इसका ओरिजिन होता है, आपसे वो पूछा जा रहा है, तो असम से इसका ओरिजिन होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे, कहा जा रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज़ लॉन्गेस्ट सस्पेंशन ब्रिज बिल्ट इन लेह बाई इंडियन आर्मी। इंडिया का सबसे बड़ा सस्पेंशन ब्रिज जो लेह लद्दाख में बनाया गया था इंडियन आर्मी के, तो उसका नाम क्या था, मैत्री ब्रिज। हालांकि अगर हम अभी की बात करेंगे तो अभी के हिसाब से तो एक नया मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज आ चुका है, सबसे बड़ा आ जाता है ना, डोबरी वाला जो ब्रिज आता है, तो वो उत्तराखंड वाले साइड में आता है आज के टाइम पे, तो वो आ जाता है। बट एग्जाम में क्वेश्चन आया था उसके हिसाब से मैत्री ब्रिज था। बाणगंगा फेस्टिवल की बात करेंगे, हर साल मनाया जाता है महाराष्ट्र वाले साइड में, महाराष्ट्र में कहाँ पे, मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु वॉज द फर्स्ट उड़ीसी डांसर फ्रॉम उड़ीसा, पहले उड़ीसी डांसर उड़ीसा जिन्हें पद्म विभूषण सम्मानित किया था वो कौन थे, आपसे यहाँ पर वो पूछ रहा था, वो थे केलुचरण मोहपात्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये नाम 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। दालखा एक फोक डांस है, ये कहाँ की स्टेट को बिलोंग करता है, ये उड़ीसा को बिलोंग करता है, तो दशहरे में सेलिब्रेट कर जाता है। जैसे रामायण महाभारत के इसमें कुछ एक्ट वगैरह करे जाते हैं, परफॉर्म करे जाते हैं। और आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, हिमालयस का वो पहाड़ सतलुज और कौन सी नदी के बीच में आता है, उसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है ना। हिमालय को वेस्ट से ईस्ट की तरफ ही पढ़ते हैं, डिवीजन वगैरह करते हैं। सतलुज और काली नदी के बीच में जो पोर्शन आता है उसे हम कहते हैं कुमाऊं हिमालय। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आज की 40 क्वेश्चन सेट कंप्लीट हो चुका है। कल 30 क्वेश्चन सेट आपके सामने आया था। थैंक यू, जय हिंद, वीडियो शेयर कीजिएगा।